अध्याय 22 औद्योगिक विवाद विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बम्बई नगर। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन का विरोध करता हूँ। मैं जिन व्यवस्थाओं के अधीन इसका विरोध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ उनके प्रति मैं पूरी तरह सचेत हूँ। मुझे खेद है कि जिन्होंने इस विधेयक पर मुझसे पहले विचार व्यक्त किए थे, उनके भाषण के समय मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। यह एक ऐसा दुर्योग है जिससे मैं दुर्भाग्यवश बच नहीं पाया। मैं किसी अन्य कारणवश यहाँ न आ सका और मैं अपने पूर्ववर्ती वक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने का लाभ न उठा सका। अपनी इस व्यवस्था के बावजूद मैं कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत से वक्ता बोल चुके हैं और बहस इतने लंबे समय तक चली है कि मैं हैरान हूँ कि चर्चा के इन अंतिम क्षणों में क्या मेरे लिए कुछ कहने को शेष बचा भी है। लेकिन फिर भी मैं साहस कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस तरह के 84 खंडों वाले इतने विस्तृत एवं बृहद विधेयक के संबंध में ऐसा कुछ हो सकता है जिस पर जब कोई सदस्य चर्चा के अंतिम चरण में बोलने के लिए खड़ा हो तो भी उसे कहने के लिए कुछ मिल जाए। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र श्री जमुना दास मेहता ने विधेयक का विवरण बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक का स्वरूप न व्यापक है, यहाँ तक कि अगर शेषशाही को इसे लिखना पड़े तथा स्याही के रूप में अगर सागर और लिखने के लिए कागज के रूप में धरती भी उपलब्ध हो तो भी शायद इस पूरे विधेयक को लिखने के लिए उन्हें ये सब पर्याप्त ना लगे। इन सब सीमाओं को जानते हुए मैं संक्षेप में अपनी बात कहता हूँ। इस विधेयक को समझने के लिए मुझे लगता है कि इसके प्रावधानों को पूर्व अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूँ और सोचता हूँ कि यह आसानी से मान लिया जाएगा कि इस विधेयक के प्रावधानों की महत्ता तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक कि हम पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसके प्रावधानों की तुलना नहीं करते। विधेयक का आखिरी खंड यह पूर्णतः स्पष्ट करता है कि यह विधेयक 1934 के बम्बई श्रम विवाद समझौता अधिनियम का स्थान लेने वाला है और इसलिए मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री ने जो इस विधेयक के प्रभारी हैं, इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व क्या परिवर्तन के लिए कोई आधार तैयार किया है जिसको 1934 का अधिनियम समझौते के लिए व्यवस्था प्रदान करने के आशय से बनाया गया था। 1934 के अधिनियम का सिद्धांत यह था कि समझौता स्वेच्छापूर्वक किया जाए
अब विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि समझौता अनिवार्य होगा और मैं निवेदन करता हूँ कि इस सदन के समक्ष जो विचारणीय प्रश्न है वह यह है कि 1934 के अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान को बदलने और उसे अनिवार्य स्वरूप देने के लिए क्या कोई आधार प्रस्तुत किया गया है। अब वर्ष 1934 और तत्कालीन परिस्थितियों को एक ऐसे मानदंड के रूप में लेते हुए जिसके द्वारा अनिवार्यता प्रस्तावित करने की आवश्यकता को आंका जा सके, मैं उन कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हैं। सदन का ध्यान जिस पहले तथ्य की ओर मैं दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि 1934 में माननीय रॉबर्ट बेल द्वारा प्रस्तावित मूल विधेयक जो बाद में अधिनियम बना उसमें अनिवार्य समझौते के प्रावधान हैं, पर विधेयक को पुनः स्थापित करते समय इसकी आरंभिक अवस्था में इस विधेयक के प्रस्तावक समझते थे कि समझौते के मामले में 1934 में विद्यमान स्थितियों में अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी इच्छा से आरंभ में ही विधेयक के प्रथम वाचन में अपने आरंभिक वक्तव्य में यह प्रस्तावना पेश की थी कि वह सकेगा शब्द को होगा शब्द में प्रतिस्थापित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह इस तथ्य का प्रमाण है कि 1934 में समझौते के मामले में माननीय रॉबर्ट बेल को अनिवार्यता प्रस्तावित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब विधेयक पुनः स्थापित किया गया था तो मेरे माननीय मित्र श्री सकलात वाला जो बम्बई के मिल मालिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सदन में उपस्थित थे। उन्होंने भी 1934 में समझौते के मामले में अनिवार्यता की मांग नहीं की थी। दूसरी तरफ विधेयक के प्रथम वाचन के दौरान उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें वह विधेयक के समर्थन के प्रति निरुत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा कि विधेयक सामान्यतः अनावश्यक है। यह दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था और समझौते के संदर्भ में उन्होंने किसी भी प्रकार की अनिवार्यता के लिए निश्चित रूप से दबाव नहीं डाला या मांग नहीं की थी। वर्ष 1934 और वर्ष 1938 के बीच ऐसा क्या घटा था जिससे इस सदन को समझौता वार्ता को वैकल्पिक न करके उसे अनिवार्यता में बदलना पड़ा। अब अनिवार्यता को उचित ठहराने के लिए प्रधानमंत्री देश में हड़तालों के कुछ निश्चित आंकड़े हमें देते हुए शुरू में यह जताने का प्रयास कर रहे हैं
कि देश में बार बार हड़तालें होती रही हैं और वे इतनी गंभीर रहीं कि अब स्वैच्छिकता के प्रावधान को अनिवार्य प्रावधान में बदलने की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है। अब मैंने हड़तालों के आंकड़ों की जांच कर कि कितने मजदूर थे और कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। मुझे यह कहने में कोई हिचक महसूस नहीं होती कि हड़तालों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री महोदय जो कहना चाहते हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। बम्बई नगर में हुई हड़तालों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे पास यहाँ श्रम कार्यालय द्वारा प्रकाशित लेबर गजट का मार्च अंक है। इस अंक के पृष्ठ 541 पर बम्बई रेसिडेंसी में हुई हड़तालों के आंकड़े हैं। 1921 से 1937 तक यह गजट स्तंभ 1 में श्रम विवादों की संख्या देता है, दूसरे में सम्मिलित मजदूरों की संख्या देता है और तीसरे में कार्य दिवसों की हानि बताता है। इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हुए मुझे विश्वास है कि कोई भी अपने आप यह देख लेगा कि साल दर साल औद्योगिक विवाद बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। उदाहरणतः वर्ष 1921 में बम्बई में औद्योगिक विवाद 103 थे, 1922 में 143, 1923 में 109 और 1924 तथा 1927 के बीच वे 50 तक आ गए। आंकड़े पूरे 50% तक घट गए और फिर 1928 में ये आंकड़े 144 तक पहुंच गए। 1929 से लेकर 1937 तक यह 88 और 53 के बीच चलते रहे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ये जो हड़तालें हुई वे उद्योगों में हुई अव्यवस्था व गड़बड़ी को मापने का आधार नहीं है। इस सूची में दिए गए आंकड़ों से मुझे यह पता चलता है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें यद्यपि हड़तालों की संख्या कम है, लेकिन उनमें शामिल लोगों की संख्या अपेक्षाकृत काफी ज्यादा है और नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या भी काफी है। लेकिन नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या को आधार मानते हुए, जो कि एकमात्र आधार है, मुझे लगता है कि 1928 का वर्ष सबसे बुरा था, जिसके परिणाम स्वरूप 24 करोड़ कार्य दिवसों की हानि हुई और तीसरा वर्ष था 1929 का, जब 8 करोड़ कार्य दिवसों की हानि हुई। लेकिन वर्ष 1929 से आगे की स्थिति से पता चलता है कि तब कई कामगार हड़तालों में शामिल हुए और कई कार्य दिवसों की हानि हुई तथा वर्ष 1934 के बाद कई हड़तालें हुई। इसमें किसी ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने की बात नहीं है जो सरकार के किसी भी सदस्य को चिंता में डाल दे। एकमात्र
वर्ष 1937 ही खराब रहा है, जब 897 कार्य दिवसों की हानि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में यह कुछ नहीं था। मुझे बताया गया है कि ऐसा अहमदाबाद शहर में एक आम हड़ताल होने के कारण हुआ, जो 15 दिनों तक चली। इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि सरकार अथवा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जो किसी भी तरह सदन के इस पक्ष को अथवा मुझे 1934 के अधिनियम के प्रावधानों में इस मूलभूत परिवर्तन के लिए राजी कर सकें। समझौता वार्ता की अनिवार्यता के विषय में इतना कहना ही काफ़ी है। जहाँ तक विधेयक के अन्य उपबंधों का संबंध है, मैं हड़तालों से संबंधित उस महत्वपूर्ण उपबंध का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसका प्रबल विरोध इस सदन के साथ साथ वह दल भी करता है जिसका मैं सदस्य हूँ। अब यह विधेयक इन्हीं परिस्थितियों में हड़तालों को अवैध करार देता है। जिन प्रावधानों में हड़तालों को अवैध घोषित किया गया है, वे विधेयक के खंड 62 में सम्मिलित हैं, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण खंड है। उसके अनुसार 62(1) प्रारंभ हुई अथवा जारी रहने वाली ऐसी कोई भी हड़ताल अवैध होगी का यदि वह अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी औद्योगिक मामले से संबंधित है अथवा जो ऐसे मामले से संबंधित है। अस्थायी आदेश दिए जाने से पहले और धारा 26 के अंतर्गत श्रम आयुक्त जो प्रस्तुत किए जाने तथा उसके द्वारा अथवा औद्योगिक अदालत द्वारा जैसा भी मामला हो निपटाए जाने से पूर्व अथवा धारा 26 के अंतर्गत ऐसे अस्थायी आदेशों के प्रवृत्त होने से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व की जाती है। खा धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार सूचना दिए बिना की जाती है। गा केवल इसलिए की जाती है कि नियोक्ता द्वारा अस्थायी आदेश के उपबंधों का पालन नहीं किया गया अथवा यदि उसने इसमें कोई अवैध परिवर्तन कर दिया है। घा ऐसे मामले में जहां धारा 28 के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन की सूचना दे दी गई हो और जहां ऐसे परिवर्तन के मामले में पंजीयक द्वारा धारा 34 में उल्लिखित प्रकरण के विवरण की प्राप्ति से पूर्व कोई समझौता न किया गया हो। ऐसे मामले में जहां ऐसी कार्रवाइयों के समाप्त होने से पहले ही हड़ताल से संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में समझौते की कार्रवाई आरंभ हो गई हो। पंजीकृत समझौते निपटान या निर्णय की शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में। 2 ऐसे मामलों में जहां किसी भी औद्योगिक विवाद के संदर्भ में समझौते की कार्रवाइयां समाप्त हो गई हों, वहां ऐसी कार्रवाइयों
की समाप्ति के 2 महीने बाद ऐसे विवादों से संबंधित हड़ताल शुरू करने की स्थिति में अवैध मानी जाएगी। फिर इस धारा को प्रभावशाली बनाने के लिए इस विधेयक में अवैध हड़तालों में हिस्सा लेने पर कुछ जुर्माना करने की व्यवस्था है। ये खंड 66 और 67 हैं। खंड 66 के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो हड़ताल पर हो या जो ऐसी हड़ताल में शामिल होता है जिसे औद्योगिक अदालत ने अवैध घोषित कर दिया हो, तो उसे दोषी पाए जाने पर या तो 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों किए जा सकते हैं। खंड 67 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अन्य लोगों को ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने के लिए भड़काता है या किसी प्रकार की सहायता करता है जिसे औद्योगिक अदालत द्वारा अवैध घोषित किया गया हो, चाहे ऐसी हड़ताल या तालाबंदी शुरू हुई या नहीं, दोषी पाए जाने पर या तो उसे 6 महीने की जेल की सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों ही किए जा सकते हैं। व्याख्या: इस धारा के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी हड़ताल या तालाबंदी के लिए चंदा इकट्ठा करने में सहयोग देता है या मांगता है, यह माना जाएगा कि वह ऐसी हड़ताल या तालाबंदी को प्रोत्साहन दे रहा है। महोदय, अब यह कहा गया है कि ये खंड न्याय संगत है क्योंकि अधिकार के रूप में हड़ताल करने जैसी कोई बात नहीं है और इसलिए यह विधेयक जिसे मजदूर हड़ताल करने का अधिकार कहते हैं, उस पर जुर्माना लगाकर निश्चित रूप से किसी भी नैतिकता के नियम या किसी न्याय शास्त्र के नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। महोदय, इस भाषण में ऐसे तर्क का खंडन करना और ऐसी स्थिति का परित्याग करना मेरा सबसे पहला मामला होगा। अब अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं बिल्कुल प्राथमिक प्रस्ताव से शुरू करूँगा। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम हड़ताल शब्द से क्या समझते हैं, उसका क्या अर्थ है। मैं सोचता हूँ कि हड़ताल शब्द का अर्थ समझ लेना बेहतर होगा। सामान्य प्रचलित भाषा में हड़ताल सेवा अनुबंध के उल्लंघन के सिवाय और कुछ नहीं है। जब एक मजदूर हड़ताल करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह सेवा के अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है। इसमें इससे अधिक और कुछ नहीं है और इससे कम भी कुछ नहीं है। मैं अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि इस सेवा अनुबंध के उल्लंघन पर कानून द्वारा क्या विचार किया जाता है, जैसा कि यह आज भी संविधि संग्रह में विद्यमान है। क्या भारतीय कानून हड़ताल के अधिकार को मान्यता देता है या नहीं, और अगर वह देता है तो किस रूप में, और अगर वह दंड देता है तो किस ढंग से देता है। महोदय, यहाँ मैं फिर प्राथमिक प्रस्ताव से शुरू करता हूँ।
और वह प्राथमिक प्रस्ताव यह है कि कोई कृत अथवा आक्रमणता दीवानी त्रुटि का मामला हो सकता है या वह अपराध हो सकता है। मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ, मैं सचमुच इस मामले में विस्तृत रूप से विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में अपनी स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहता। पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या सेवा अनुबंध का उल्लंघन दीवानी का मामला है? कानून इस प्रश्न का उत्तर देता है हाँ, यह दीवानी त्रुटि है। दीवानी त्रुटि को सहने वाले प्रभावित व्यक्ति के लिए समाधान क्या है, यह इसके बाद अगला प्रश्न होगा। फिर इसका उत्तर यह है कि वर्तमान कानून पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसका अनुबंध एक मजदूर द्वारा तोड़ा गया है, दो समाधान प्रदान करता है और वे हैं हर्जाना तथा निश्चित सहायता। यद्यपि कानून ये दो समाधान प्रदान करता है, यानी हर्जाना और निश्चित सहायता, लेकिन जहाँ कहीं भी दीवानी त्रुटि हो उसके लिए प्रावधान है जो विशेषकर सेवा के अनुबंधों पर लागू होता है। जहाँ कहीं भी एक व्यक्ति नौकरी के अनुबंध को तोड़ता है, वहाँ प्रभावित व्यक्ति सिर्फ क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। उसे इस स्थिति में कभी भी निश्चित सहायता प्राप्त नहीं हो सकती और अदालत कभी भी ऐसी सहायता नहीं देगी जिससे वह किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए सेवा अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य कर सके। प्रभावित व्यक्ति केवल क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। महोदय, जहाँ तक सेवा के अनुबंध के उल्लंघन का संबंध दीवानी संबंधी त्रुटि से है, उसकी यही स्थिति है। इस दीवानी आक्रमणता के लिए मालिक हर्जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं पा सकता। सेवा के अनुबंध के उल्लंघन को कानूनी अपराध के रूप में देखते हुए प्रश्न यह है कि क्या यह अपराध है। जहाँ तक सेवा के अनुबंध के उल्लंघन का सवाल है, भारतीय कानून में इस संबंध में क्या प्रावधान है? महोदय, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सदन को थोड़ी बहुत इस बात की जानकारी दे सकूं कि हमारे भारतीय कानून द्वारा इस मामले को कैसे समझा जाता है। सेवा के अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित भारतीय कानून 1859 का अधिनियम 13 था और इसे कामगार अनुबंध अधिनियम का उल्लंघन कहा गया है। यह 1859 में सैनिक विद्रोह के तुरंत बाद या उसके दौरान पारित हुआ। मैं अभी इस सदन के समक्ष इस कानून को पारित करने के कारण प्रस्तुत करूंगा। फिर भारतीय दंड संहिता जो इस मामले से संबंध है में भी प्रावधान है, अर्थात उसमें सेवा के अनुबंध का उल्लंघन अपराध माना गया है और इससे संबंधित धाराएं हैं 490, 491 और 492। 1859
के अधिनियम 13 के संदर्भ में यह अधिनियम सीमित रूप से लागू होता था। यह कारीगरों व शिल्पकारों पर उन मामलों में लागू होता था जहां कारीगरों व शिल्पकारों ने अपने मालिकों से अग्रिम धन ले रखा था और बाद में काम करने से मना कर दिया था। परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण यह आदेश दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह के दौरान फौज ने अनेक कारीगरों व शिल्पकारों की नियुक्ति की जिनको इस उम्मीद से अग्रिम धन दिया गया कि जिन कार्यों का उन्होंने बीड़ा उठाया है उनका वे निष्पादन करेंगे, परंतु डर अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण वे कारीगर और शिल्पकार अपने गांवों में वापस चले गए। परिणाम स्वरूप वे उस कार्य को करने की स्थिति में नहीं थे जिसका उन्होंने बीड़ा उठाया था, जबकि उन्हें अग्रिम धन मिला था। ऐसे मामलों को लेने के लिए ही 1859 का अधिनियम पारित किया गया। यह बात रिकॉर्ड में है कि यद्यपि यह अधिनियम पारित किया गया था और इसके अनुसार सेवा के अनुबंध के उल्लंघन को एक अपराध माना गया था, तथापि यह कदाचित ही लागू किया गया। यह वास्तव में कोई कानून नहीं था जिसके अंतर्गत लोगों को कष्ट उठाने पड़े थे। महोदय, इस अधिनियम का बाद का इतिहास भी बहुत रोचक है। यह अधिनियम 1859 से एक विधिवत संविधि की तरह कायम रहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। इसका संशोधन भारत सरकार के 1920 के अधिनियम 12 द्वारा किया गया। संशोधित अधिनियम ने इस अधिनियम में दो बड़े हितकारी सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया एक हितकारी सिद्धांत यह था कि किसी मजिस्ट्रेट को नौकरी के अनुबंध का उल्लंघन करने वाले किसी शिल्पकार को दंडित करने से पहले अनुबंध की न्यायिकता की जांच करने का अधिकार होगा, ताकि इस तथ्य के बावजूद कि उस मजदूर ने मालिक से अग्रिम धन लिया था, मजिस्ट्रेट के इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि अनुबंध न्याय विरुद्ध है, उसे उस उद्दंड मजदूर को दंडित करने का अधिकार नहीं होगा। 1920 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत दूसरा हितकारी प्रावधान यह था कि मजिस्ट्रेट को उस मालिक को सजा देने का अधिकार मिला था जो निरर्थक शिकायत लाया हो। यह प्रावधान मूल अधिनियम में नहीं था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के संबंध में जिन 3 धाराओं का मैंने उल्लेख किया है उनका रोचक इतिहास है। धारा 490 किसी समुद्री यात्रा के दौरान नौकरी के अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित थी। यह बहुत ही सीमित उपयोग की धारा थी जो नौकरी के अनुबंध के सभी उल्लंघनों पर लागू नहीं होती थी। यह केवल उन नाविकों पर लागू होती थी जो समुद्री यात्रा पर गए हो। वास्तव में नाविकों की सेवा के मामले में
इस तरह का अपवाद आवश्यक था, चूँकि यात्रा की सफलता व सुरक्षा उनकी अविच्छिन्न सेवा पर निर्भर होती थी। अन्य धारा 491 परिचारक की ओर से असहाय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित थी। उदाहरणतः यह उस आया पर लागू होती थी जिसने एक असहाय बच्चे की देखभाल करने का अनुबंध किया हो। यह उस नौकर पर लागू होती थी जिसने एक ऐसे अपंग व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व उठाया है जो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता। धारा 491 यही थी। धारा 492 में ऐसी सेवा के अनुबंध के उल्लंघन का मामला आता है जो दूर स्थान पर हो और वहां नौकर को मालिक के खर्चे पर भेजा गया हो। ये 3 प्रावधान थे जो भारतीय दंड संहिता होने पर जारी अधिनियम बनाए गए थे। महोदय, जब से ये अधिनियम बने हैं तब से इन तीनों धाराओं का क्या इतिहास रहा है? इतिहास यह है कि 1925 के अधिनियम 3 के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल ने धारा 490 और धारा 492 को रद्द किया। ये धाराएं अब लागू नहीं होती हैं और उनके अंतर्गत सेवा की शर्तों का उल्लंघन, जो कि अपराध था, अब बिल्कुल भी अपराध नहीं है। इसलिए अब जो धारा बचती है वह है भारतीय दंड संहिता की धारा 491। इसलिए भारत में केवल नौकरी के अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में लागू कानून जो क्षतिपूर्ति से भिन्न है और जिसमें दंड के परिणाम शामिल है, धारा 491 ही है। मुझे नहीं लगता कि सदन का कोई भी सदस्य यह जान लेने पर भी इस प्रावधान की नुक्ताचीनी करेगा कि इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति का मामला उठाने से है जो असहाय और अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। महोदय, सेवा के अनुबंध के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न वैधानिक स्थिति के संबंध में मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसकी समीक्षा के रूप में अब यह कहूँगा कि यह वर्जित शब्द हड़ताल का लोकप्रिय वर्णन मात्र है। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि सेवा के अनुबंध का उल्लंघन कोई अपराध नहीं है और यह भारतीय कानून के अंतर्गत तब तक दंडनीय नहीं है जब तक कि मामला धारा 491 के अंतर्गत ना आए। इसका अर्थ है कि यह केवल दीवानी किस्म का मामला है, यह अपराध नहीं है और इसके अतिरिक्त यह इस दीवानी मामले का समाधान केवल हर्जाना हो सकता है, ना कि विशिष्ट निष्पादन। मुझे विश्वास है कि जिस प्रश्न पर मैं जोर देना चाहता हूँ सदन उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगा। प्रश्न यह है कि भारतीय कानून सेवा के अनुबंध के उल्लंघन को अपराध क्यों नहीं मानता है और भारतीय कानून विशिष्ट निष्पादन के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करता है। सदन के अन्य
सदस्य जो भी कुछ उत्तर देना पसंद करें, लेकिन मेरा उत्तर तो बड़ा सरल है और वह यह है कि भारतीय विधान मंडल सेवा के अनुबंध के उल्लंघन को इसलिए अपराध नहीं मानता क्योंकि वह सोचता है कि इसको अपराध मानने का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करना और उसको दास बनाना। इसलिए मेरा दावा है कि हड़ताल पर जुर्माना लगाना एक मजदूर को दास बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दासता क्या है? संयुक्त राज्य के संविधान में इसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि दासता और कुछ नहीं बल्कि बरबस पराधीनता है। यह नैतिकता के विरुद्ध है, यह विधि शास्त्र के विरुद्ध है। महोदय, भारतीय दंड संहिता को बनाने वालों ने उस बात पर ध्यान दिया होगा जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है जब उन्होंने इन प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया होगा, यानी धारा 490, 491 और 492, जैसा कि मैं मुख्य विवरण से यहाँ समझ रहा हूँ। अब निसंदेह उन्हें संशय हुआ होगा और वे सोचते रहे होंगे कि क्या वे धारा 490, 491 और 492 में सम्मिलित छोटे से प्रावधानों को लागू करने में सही होंगे। यही बात भारतीय दंड संहिता बनाने वालों ने अध्याय 19 के लिए कही है, जिसका शीर्षक है सेवा अनुबंध का उल्लंघन।